हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अध्याय 4 वायुमंडल। और इसके पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। तो ये कैसा है वायु? तो ये वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो अब देखते हैं वायुमंडल का संघनन। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि वायुमंडल में हो गया आपको ऑक्सीजन हो गया 21%, नाइट्रोजन हो गया 78%, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%, ऑर्गन हो गया 0.93%, और अन्य सभी हो गया कितना? तो 0.04% है। पौधों को अनेक जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। अब देखते हैं, मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। अब देखते हैं क्या वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। तो वर्षा और ये सब कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? इसकी औसत ऊंचाई हो गई आपको
13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो है ना इसी परत में होती है, क्षोभ मंडल में। जैसे वर्षा होना, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। अब देखते हैं क्या समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ से हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। अब देखते हैं क्या मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब देखते हैं क्या वायुमंडल या आयन मंडल। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार यहीं से होती है। रेडियो संचार कहाँ होती है? तो वह यही बाह्य मंडल से होती है, या तो आयन मंडल से रेडियो का संचालन होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मौसम एवं जलवायु। अब देखते हैं मौसम। वायुमंडल की प्रत्येक घटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अब देखते हैं नोट। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल एक भाग 2 अरब प्राप्त करती है। तब देखते हैं तापमान। प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह है क्या? तो हो गया आपको वायुमंडल का तापमान होता है। यह केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। नोट। तापमापी या तापमान मापता है। वायु दाब मापी क्या नापता है? वायु दाब मापी वायु दाब को मापता है। और वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। और दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। तो अब देखते हैं आपतन। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन आपतन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होती है। दिन के समय में फेल्ट से बनी सड़कें व धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं वायु दाब।
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाव वायुदाव कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाव तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाव सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाव क्षेत्र बनाता है। दाव आकाश एवं नव मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। उच्च दाव के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होती है। वायु सदैव उच्च दाव क्षेत्र से निम्न दाव क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब देखते हैं क्या पवन उच्च दाव क्षेत्र से निम्न दाव क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। तो ये हो गया आपको स्थायी पवनें। तो यहाँ पे बोलता है व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। एग्जाम्पल हो गया आपको भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। एग्जाम्पल हो गया स्थल एवं समुद्री समीर। तो यहाँ पर में अब देख सकते हैं प्रमुख वायुदाव है। वायुदाव का ये फिगर है। तो यहाँ से हवा चल रही है। ध्रुवीय एवं पूर्व पवन है। यहाँ पर में सनातन पछुआ पवन ऊपर जाती है। उपोष्ण उच्च दाव होते अक्षांश की तरफ जाते हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं अब देख लेते हैं। आर्द्रता के बारे में देखते हैं। आर्द्रता, जब पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। तब देखते हैं जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस कारण यह अधिक आर्द्र हो जाती है और दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगाते हैं। ये हो गया आपको चक्रवर्ती वर्षा हो गया। यहाँ पे हो गया आपको पर्वतीय वर्षा। ये पहाड़ पर से गिर रहा है, लगाती है। हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है। अब देखते हैं जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होके शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। यहाँ पर में गर्म हवा जाता है और ऊपर से फिर बारिश होने लगती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं।
आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इनके इंजनों से निकली नमी संघननीय हो जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होती है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी इलाकों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं। अब देखते हैं नोट। वर्षण के दूसरे रूप हिमवृष्टि तथा ओला है। वर्षण के दूसरे रूप क्या है? तो ये हो गया आपको हिमवृष्टि तथा ओला है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मैं पूरी सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो। थैंक यू।